दोस्तों आज हम 2023 में रिलीज हुई फिल्म दी क्रिएटर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक स्काई-फाई एक्शन फिल्म है और IMDb पर इसकी रेटिंग 7 है। कहानी हमारी फ्यूचरिस्टिक दुनिया की है जहां इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काफी तरक्की कर ली है। उन्होंने ह्यूमन ब्रेन और फेस स्कैनिंग का इस्तेमाल करके काफी एडवांस रोबोट्स बनाए हैं जिन्हें सिमुलेंट्स या सिम्स कहा जाता है। इन रोबोट्स का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड, स्पोर्ट, किचन, यहाँ तक कि डिफेंस में भी किया जाने लगा है। लेकिन सन 2055 में अमेरिका के लॉस एंजलिस पर एक बड़ा न्यूक्लियर हमला होता है जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं और इस हमले का इल्जाम रोबोट्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आता है, जिसके बाद सभी वेस्टर्न कंट्रीज रोबोट्स को बैन कर देते हैं। लेकिन जापान, ताइवान और भारत जैसे देश जो अब न्यू एशिया के अंडर आते हैं, यहाँ अभी भी AI का इस्तेमाल जमकर किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें इंसानों के बराबर का दर्जा भी प्राप्त है। हालांकि अमेरिका सभी AI रोबोट्स को मिटाने के लिए जंग की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत ही घातक हथियार बनाया है जिसे नोमैड कहा जाता है। दरअसल ये वेपन एक एडवांस स्पेस स्टेशन है जो स्पेस से ही मिसाइल छोड़कर टारगेट को तबाह कर सकता है। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है और हम सन 2065 का समय देखते हैं जब अमेरिकन आर्मी AI को खत्म करने के लिए उनके निर्माता को ढूंढ रही है। उन्हें उसके न्यू एशिया में होने की खबर मिलती है, जिसके बाद एक सैन्य टुकड़ी नोमैड के साथ वहां पहुंच जाती है। तभी हम जोशुआ और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी माया को देखते हैं जो न्यू एशिया में बीच पर बने एक घर के अंदर रहते हैं। इन दोनों की लव लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। तभी उन्हें किसी तरह की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद जोशुआ अपने आर्टिफिशियल हाथ पांव पहनकर बाहर झांकता है। तभी कुछ सिमुलेंट गार्ड एक अमेरिकन सोल्जर को पकड़कर अंदर लाते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोलता। तभी रोबोट्स का कमांडर हारून कहता है कि अमेरिकन्स ने हमें ढूंढ लिया है, इसीलिए सभी लोग जल्द से जल्द बोट में जाकर बैठ जाओ। अब जोशुआ अकेले में उस अमेरिकन सोल्जर से मिलता है और कहता है कि निर्माता यहाँ नहीं है, इसीलिए वह कमांडर से बात करके सब कुछ कैंसिल करने के लिए कहता है। लेकिन इसी दौरान सिमुलेंट्स और आर्मी के बीच जंग छिड़ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोशुआ भी एक अमेरिकन अंडरकवर एजेंट है और उसने निर्माता को पकड़ने के लिए माया से शादी की है, क्योंकि माया निर्माता की ही बेटी है। लेकिन माया को जोशुआ का सच पता चल जाता है और वह जान जाती है कि जोशुआ ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वह उस पर गन तान देती है। जोशुआ उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन माया उसकी एक नहीं सुनती और अपने सिमुलेंट दोस्तों के साथ बोट में जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी नोमैड आसमान से बोट्स पर स्ट्राइक कर देता है और इस हमले में माया समेत सभी लोग मारे जाते हैं। ये देखकर जोशुआ बुरी तरह टूट जाता है। अब कहानी 5 साल आगे बढ़ती है और हम जोशुआ को देख पाते हैं जो माया के जाने से अभी भी सदमे में है। उसने आर्मी से भी रिजाइन कर दिया है और अब वह ग्राउंड जीरो पर क्लीन अप करने का काम करता है। वह अक्सर माया की वीडियोस देखकर उसे मिस किया करता था। तभी एक दिन जनरल एंड्रयू और कर्नल हॉवेल उससे मिलने आते हैं। ये लोग उसे बताते हैं कि निर्माता ने एल्फा ओ नाम का एक बहुत ही घातक हथियार बनाया है जो नोमैड को भी तबाह कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका ये जंग हार जाएगा। इसीलिए वो दोनों जोशुआ को फिर से आर्मी ज्वाइन करने के लिए ऑफर करते हैं, क्योंकि निर्माता की लैब के बारे में सिर्फ वही जानता था। लेकिन जोशुआ उनके साथ आने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी और बच्चे को खोने के बाद वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहता था। तभी कर्नल हॉवेल माया की एक वीडियो प्ले करती है जिसमें वह जोशुआ को दिखाती है कि माया अभी भी जिंदा है और कहीं छुपी हुई है। हम उसे फिर से ढूंढकर वापस ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब जोशुआ उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि आर्मी की एक टुकड़ी न्यू एशिया के लिए निकल चुकी है। रास्ते में कर्नल उन्हें पूरा प्लान समझाती है और कुछ समय बाद ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। अब ये लोग एक गांव के नजदीक पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कहीं भी लैब दिखाई नहीं देती। जोशुआ कहता है कि लैब जमीन के अंदर है, जिसके बाद ये लोग गाँव वालों से लैब तक जाने का रास्ता पूछते हैं, लेकिन वो लोग इन्हें कुछ भी नहीं बताते। तभी उनमें से एक सोल्जर छोटी बच्ची के डॉग पर गन तान देता है और वह लड़की उन्हें लैब तक जाने का रास्ता बता देती है। अब उनमें से कुछ सोल्जर्स नीचे उतरते हैं और लैब में काम करने वाले सभी लोगों को मार देते हैं। तभी जोशुआ CCTV कैमरास में माया को देखता है जो कुछ देर पहले यहीं थी। अब ये लोग एक बड़े से लॉकर के नजदीक जाते हैं जिसे केवल हैक करके ही खोला जा सकता था। तभी वहाँ की लोकल पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है और उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है।
अब जब सभी सोल्जर्स लड़ने में बिजी थे तभी जोशुआ लॉकर खुलने पर अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ कोई हथियार नहीं है बल्कि एक छोटी बच्ची है जो रोबोटिक सिमुलेंट है। तभी एक साइंटिस्ट जोशुआ पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर देती है और इमरजेंसी डोर खोलकर उस बच्ची को यहाँ से बाहर निकाल देती है और ये सिमुलेंट पहली बार लैब से बाहर की दुनिया देखती है। उधर बचे हुए अमेरिकन सोल्जर्स अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस इनके एक साथी के पीछे बॉम्ब लगा देती है और जब ये लोग टेक ऑफ करते हैं तो अचानक ब्लास्ट होता है और उसमें सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। वहीं जोशुआ भी लैब से बाहर आकर माया को ढूंढने लगता है, लेकिन इस भीड़ में वह उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी नोमैड ऊपर से मिसाइल छोड़कर वहां सब कुछ नष्ट कर देता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जोशुआ एक बोट के अंदर बेहोश पड़ा है। अब जब उसे होश आता है तो वह सिमुलेंट बच्ची उसके पास खड़ी थी जिसे वह यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब वह अपने एक घायल साथी को लेकर घर के अंदर जाता है। तभी वह लड़की भी उसके पीछे आ जाती है और बैठकर टीवी देखने लगती है। जोशुआ गुस्से में टीवी को बंद कर देता है, लेकिन ये सिमुलेंट बच्ची अपने हाथों का इस्तेमाल करके दूर से ही टीवी को ऑन कर देती है। ये देखकर जोशुआ को बहुत हैरानी होती है, जिसके बाद वह कर्नल हॉवेल से बात करता है और बताता है कि वह घातक हथियार एक छोटी लड़की है जो अभी मेरे पास है। कर्नल जोशुआ से उस बच्ची को मारने के लिए कहती है, लेकिन जोशुआ उसे नहीं मारता। तभी वह बच्ची एक खास तरह का टैटू बनाती है जिसे देखकर जोशुआ दंग रह जाता है, क्योंकि ठीक वैसा ही टैटू माया के शरीर पर भी बना था। अब वह उस बच्ची को माया की फोटो दिखाकर उसके बारे में पता करता है। लड़की कहती है कि वह दियानदेंग में है। तभी पुलिस उसके घर को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके बाद जोशुआ अपने साथी और उस बच्ची को लेकर कार में बैठ जाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तभी पुलिस उन पर ग्रेनेड फेंकती है, जिसे एक डॉग ले जाकर वापस उन्हीं के पास डाल देता है और ब्लास्ट होते ही बहुत सारे पुलिस सिमुलेंट्स मारे जाते हैं। तभी वह बच्ची अपनी पावर से कार को स्टार्ट कर देती है और जोशुआ उन्हें लेकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद उनकी कार खराब हो जाती है और उसका साथी बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तभी जोशुआ उस लड़की को एल्फी कहकर बुलाता है और ये दोनों लिफ्ट लेकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं कर्नल हॉवेल उन्हें ढूंढते हुए एक कार के नजदीक पहुंचती है। यहाँ उसे सिबली की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद वह उसके माइंड को क्लोन करती है और रोबोट के अंदर चिप लगाकर जोशुआ के बारे में पता करती है। ये गार्ड बताता है कि जोशुआ उस बच्ची को लेकर शहर गया है। वहीं जोशुआ कार में छिपकर सिटी की तरफ जाने लगता है, लेकिन एक चेक पॉइंट पर उन्हें रोक लिया जाता है। गार्ड एल्फी से उसका हैट उतारने के लिए कहता है। तभी एल्फी अपनी पावर का यूज करके वहाँ की सारी लाइट्स बंद कर देती है और मौके का फायदा उठाकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब जोशुआ एल्फी को लेकर शहर पहुँचता है, जहाँ हर जगह उनके वांटेड होने की खबर चल रही थी। तभी एक शख्स उन्हें देख लेता है और पुलिस को फोन करके उनके बारे में बता देता है। वहीं जोशुआ शहर में अपने एक पुराने दोस्त ड्रू से मिलता है, जो फौज में उसका फॉर्मर कमांडिंग ऑफिसर था, लेकिन अब वह एआई रोबोट्स बनाने का कारखाना चलाता है। जोशुआ बताता है कि मैंने शहर में अपनी पत्नी के रोबोटिक वर्जन्स देखे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसे ट्रैक करो। दरअसल जब अमेरिकन को शक हुआ था कि माया निर्माता की बेटी है, तो उसे फंसाने के लिए उन्होंने जोशुआ को चुना और उसे एक रिंग दी जिसके अंदर ट्रैकर लगा था, जिसका एक्सेस अभी भी ड्रू के पास था। इसीलिए जोशुआ उसके पास आया था। तभी जोशुआ उसकी मुलाकात एल्फी से करवाता है और बताता है कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को दूर से ही कंट्रोल कर सकती है। ड्रू उसे देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा रोबोट नहीं देखा था। वह कहता है कि समय के साथ इसकी ये पावर्स बढ़ती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। जिसके बाद ड्रू की गर्लफ्रेंड कामी एल्फी को लेकर रूम में जाती है, जहाँ बैठकर वह टीवी देखने लगती है। उसी समय पुलिस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है और कामी को मारकर एल्फी को अपने कब्जे में ले लेती है। इससे पहले कि ये लोग उसे ले जा पाते, तभी जोशुआ यहाँ आकर उन सभी पुलिस वालों को मार देता है, लेकिन इस हमले में ड्रू की सिमुलेंट गर्लफ्रेंड मारी जाती है। तभी यहाँ पुलिस के कुछ और लोग आ जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी कर्नल हॉवेल और एमसी ब्राइड भी उन्हें ढूंढते हुए इस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और इन्हें ड्रू की मरी हुई गर्लफ्रेंड मिलती है, जिसका सर हॉवेल अपने साथ ले जाती है। वहीं जोशुआ, ड्रू और एल्फी माया की रिंग को ट्रैक करते हुए जोशुआ के पुराने घर पहुंचते हैं। जब वह घर के अंदर जाता है तो उसे यहाँ माया की रिंग मिलती है, लेकिन माया यहाँ नहीं होती। तभी यहाँ एल्फी को लेने उसके लोग आ जाते हैं, जो आते ही ड्रू पर हमला कर देते हैं
और वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। मरने से पहले जोशुआ को वह एक सच बताता है। वह कहता है कि निर्माता कोई और नहीं बल्कि माया ही है, इसीलिए 5 साल पहले तुम पर हमला किया गया था, लेकिन अमेरिका ने ये सच तुमसे छिपाए रखा क्योंकि तुम माया से प्यार करते थे। ये सुनकर जोशुआ को यकीन नहीं होता, जिसके बाद वह एल्फी को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिम सोल्जर्स द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जोशुआ बेहोशी की हालत में सपना देखता है जब वह पहली बार माया से मिला था। माया के पिता ने एआई के बारे में उसे सब कुछ सिखाया था, लेकिन वॉर स्टार्ट होने के बाद उन्हें भागना पड़ा, जिसके बाद माया को सिमुलेंट्स ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है और इंसानों से भी ज्यादा उसका ध्यान रखा। अब अगली सुबह जोशुआ देखता है कि वह एक सेल के अंदर बंद है। तभी हारून उसे पूरा सच बताता है। वह कहता है कि 2055 में जो न्यूक्लियर हमला हुआ था उसका कारण एआई नहीं था, बल्कि वह एक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था, लेकिन अमेरिका ने उसका इल्जाम एआई पर लगा दिया। हम इंसानों के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम ये युद्ध खत्म होने के बाद उनके साथ शांति से रहना चाहते हैं। तभी हारून को बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि नोमैड ने उसके बेस पर हमला कर दिया है। तभी एल्फी मौका पाते ही जोशुआ को सेल से रिहा कर देती है और वह अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, जिसके बाद सोल्जर्स उस पर गोली चलाते हैं और उन्हें लगता है कि जोशुआ अब मर चुका है, लेकिन वह अभी भी इनकी बोट के नीचे छिपा था। अब हारून एल्फी को लेकर सेफ सिटी की तरफ जाने लगता है। शहर पहुंचकर जोशुआ छिपते छिपाते आगे बढ़ता है और देखता है कि यहाँ इंसान और सिमुलेंट्स के बीच काफी गहरा रिश्ता है, बल्कि यहाँ कुछ रोबोट्स तो ऐसे भी हैं जो बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं। अब शाम होते होते सभी रोबोट्स चार्ज होने के लिए सो जाते हैं। तभी जोशुआ हारून के नजदीक जाकर उसका स्विच ऑफ कर देता है और यहाँ से भागने के लिए एल्फी के साथ बोट में जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक अलार्म बजता है और पता चलता है कि अमेरिकन्स अपने बड़े बड़े टैंक्स के साथ यहाँ आ चुके हैं, जो पूरे गांव को निशाना बनाकर सब कुछ तबाह करने लगते हैं। ये देखकर एल्फी लोगों की मदद करने के लिए बोट से उतर जाती है। अब अमेरिकन्स और सिमुलेंट्स के बीच भीषण लड़ाई छिड़ जाती है और दोनों तरफ से लोग मरने लगते हैं। तभी अजीब सा दिखने वाला एक रोबोट दौड़कर ब्रिज पार करता है और सिमुलेंट्स के नजदीक आकर फट जाता है, जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। जिसके बाद एक और रोबोट उनकी तरफ आता है, लेकिन तभी एल्फी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक लेती है, लेकिन एमसी ब्रैड एल्फी को गोली मार देता है और वह जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। तभी जोशुआ ब्रैड को शूट कर देता है, लेकिन वह रोबोट फिर से एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद जोशुआ एल्फी को बचाकर अपने साथ ले आता है। अब एल्फी को ठीक करने के लिए उन्हें निर्माता के पास लेकर जाना होगा, इसीलिए हारून जोशुआ को निर्माता के पास ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहीं बाकी लोग अमेरिकन से लड़ना जारी रखते हैं। उधर कर्नल हॉवेल कामी को फिर से ठीक करके उससे निर्माता के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और बाद में उसे शूट कर देती है। सफर के दौरान हारून बताता है कि माया ने एल्फी को बनाने के लिए अपने यूटेरस को स्कैन किया था, यानी कि एल्फी माया और जोशुआ के मरे हुए बच्चे की कॉपी है। तभी कुछ मॉन्क एल्फी को लेकर एक पवित्र मंदिर में जाते हैं। वहीं जोशुआ एक मॉन्क से वह पता पूछता है जो उसे एल्फी ने बताया था। मॉन्क बताता है कि ध्यान देंग का मतलब स्वर्ग होता है, यानी कि माया अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद वह मंदिर में जाता है और देखता है कि एल्फी ठीक हो चुकी है और वह माया के पास लेटी है। यहाँ रहने वाले मॉन्क बताते हैं कि 5 साल पहले हुए हमले में माया ने अपने बच्चे को खो दिया। जिसके बाद हारून उसे ऐसी हालत में यहाँ ले आया और वह पिछले 5 साल से इसी हालत में है, यानी कि माया अब मर चुकी है और उसका शरीर बस मशीन के सहारे ही जिंदा है। माया की ऐसी हालत देखकर जोशुआ फूट फूट कर रोने लगता है और अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह माया से सभी चीजों के लिए माफी मांगता है और मशीन को बंद करके माया को अलविदा कहता है। उसी समय अमेरिकन यहाँ आकर लोगों को मारने लगते हैं। कर्नल हॉवेल जोशुआ पर गन तानकर एल्फी को उसके हवाले करने के लिए कहती है और माया की कॉन्शियसनेस को एक चिप के अंदर स्टोर कर लेती है। तभी हारून पीछे से उसे शूट कर देता है और बॉम्ब के फटने से कर्नल समेत वो दोनों सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। जिसके बाद जोशुआ एल्फी और उस चिप को लेकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अमेरिकन सोल्जर्स द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और वो लोग उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एल्फी लॉस एंजलिस के आर्मी कैंप में बंद है
लेकिन अभी तक ये लोग एल्फी से कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाए हैं। जिसके बाद एंड्रयू जोशुआ को गन देकर उसे खत्म करने के लिए भेजता है। अब जोशुआ एल्फी के नजदीक जाता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाकर गन चला देता है, जिसके बाद सभी को यकीन हो जाता है कि एल्फी अब मर चुकी है। अब एंड्रयू एल्फी को जलाकर पूरी तरह नष्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन जोशुआ भी उसके साथ जाता है। तभी बीच रास्ते में एल्फी फिर से जाग जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके कार्स को पलट देती है, जिससे पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और सीधे स्पेस पोर्ट पहुँचते हैं, जहाँ एल्फी अपनी पावर का फिर से इस्तेमाल करके बोर्डिंग मशीन को हैक कर लेती है और उन्हें आगे जाने का परमिट मिल जाता है। अब ये लोग प्लेन में बैठकर नोमैड की तरफ जाने लगते हैं। तभी जनरल एंड्रयू सभी पायलट्स को प्लेन वापस लाने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन एल्फी अपनी पावर से उस प्लेन को नोमैड के पास ले जाती है। वहां पहुंचते ही सभी सिविलियंस प्लेन से उतर जाते हैं। तभी कुछ गार्ड्स उन्हें पकड़ने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन जोशुआ दरवाजा खोलकर उन सभी को आसमान से नीचे गिरा देता है। तभी एंड्रयू रोबोट्स वाले एरिया पर बॉम्ब गिराने के लिए नोमैड को तैयार करता है। जिसके बाद जोशुआ एल्फी को माया की चिप देता है और वह कंट्रोल रूम पहुंचकर सभी मिसाइल्स को कंट्रोल कर लेती है। वहीं जोशुआ नोमैड को तबाह करने के लिए उसके अंदर बॉम्ब फिट कर देता है, जो 10 मिनट बाद फट जाएगा। तभी एल्फी वापस आते समय गलती से दूसरे रूम में चली जाती है, जहां उसे माया का स्लीपिंग सिमुलेंट मिलता है। अब वह उनमें से एक सिम को बाहर लाती है और उसके अंदर माया की चिप को इंस्टॉल कर देती है। हालांकि ये काम नहीं करती। अब एल्फी दौड़कर जोशुआ के पास आती है और देखती है कि उसके सूट की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। जिसके बाद वह उसे ऑक्सीजन वाले रूम में ले जाती है और यहाँ से निकलने के लिए वह इमरजेंसी कैप्सूल तैयार करने के लिए बाहर जाती है। लेकिन उसी समय कुछ मिसाइल्स के नीचे गिरने से रोबोट्स के कई गांव तबाह हो जाते हैं। तभी एंड्रयू उन्हें रोकने के लिए अपनी आखिरी कोशिश करता है और एक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले रोबोट को एक्टिवेट कर देता है, जो एल्फी पर हमला कर देता है। जिसके बाद जोशुआ जल्दी से एस्केप पॉड को बंद कर देता है और एल्फी अपनी पावर से उस रोबोट को शट डाउन कर देती है। लेकिन जिस पॉड के अंदर एल्फी बंद थी, उसका दरवाजा अटक जाता है। अब जोशुआ उसे खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुलता। अब जोशुआ ने जो टाइम बॉम्ब नोमैड के अंदर लगाया था, वह फट जाता है और एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें नोमैड को भारी नुकसान पहुंचता है और सभी चीजें डीएक्टिवेट हो जाती हैं। साथ ही जो मिसाइल्स जमीन से टकराने वाली थीं, वे बिना फटे ही धरती पर आकर गिरती हैं। इसीलिए जोशुआ ना चाहते हुए भी उस इमरजेंसी पॉड को रिलीज कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग में मिलूंगा। अब वह इस जगह नोमैड के पूरी तरह नष्ट होने का इंतजार करता है। तभी उसे माया की सिमुलेंट मिलती है, जिसके अंदर एल्फी ने उस चिप को इंस्टॉल किया था। वह दौड़कर जोशुआ के पास आती है और आखिरी समय में दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में वो दोनों मारे जाते हैं। वहीं एल्फी का पॉड सही सलामत धरती पर लैंड कर जाता है, जहां वह देखती है कि अब सभी सिमुलेंट्स खुशी से जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वो अब आजाद हो चुके हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दी क्रिएटर मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।